डीसी मोटर की नेक्स्ट क्लास। तो इसके अंदर अपना पहला क्वेश्चन जो आता है वो ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन, तो अपना पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, चलती हुई डीसी मोटर में ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल उत्प्रेरित होता है। कहने का मतलब है जो चलती हुई जो डीसी मोटर है उसमें जो ईएमएफ उत्प्रेरित होता है वो किस लिए होता है, कैसे हो जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या प्रायोगिक वोल्टेज के विरोध के लिए। मतलब जो अपना प्रैक्टिकली जो वोल्टेज होगा उसके विरोध के लिए जो डीसी मोटर में ईएमएफ उत्प्रेरित होगा। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। तो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है, लिफ्ट के लिए कौन सी मोटर को कार्य में लिया जाता है। मतलब किसके लिए, लिफ्ट के लिए। और इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा लिफ्ट की बात नहीं, मतलब जहां भी अधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है, मतलब ज्यादा जोर की आवश्यकता होती है, तो उसमें जैसे हमने बताया था क्रेन है, अपनी ट्रैक्शन कार्य है, फिर रेलवे है, उन सभी के अंदर कौन सी मोटर काम में लेते हैं। तो लिफ्ट के लिए भी उसी मोटर का काम में लेते हैं। कौन सी मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर। अब इसके बाद में अपना नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक 220 वोल्ट डीसी मोटर में 0.2 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध है और 215 वोल्ट का बैक ईएमएफ है, तो इसमें कितनी करंट बहेगी। तो इसके लिए मैं एक सूत्र बता रहा हूं, वो आप याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। इसका सूत्र होता है V बराबर EB प्लस IA इंटू RA। मतलब V बराबर जो अपना वोल्टेज है वो, EB मतलब जो बैक ईएमएफ है वो, प्लस IA आर्मेचर करंट और RA प्रतिरोध है किसका, आर्मेचर का। तो इसके लिए हमने V वोल्टेज, तो वोल्टेज अपनी 220 वोल्ट दे रखी है, तो 220 वोल्टेज बराबर बैक ईएमएफ अपना 215 दे रखा है, तो 215। उसके बाद में अपने पास IA तो हमने पूछी है, तो IA की IA, और जो अपना आर्मेचर जो ओम दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है, वो दे रखा है 0.2, तो 0.2। अब इसके बाद में ये देखो इधर प्लस में, इधर में लाएंगे तो माइनस में, तो मैं कर लिख दूं 220 माइनस 215 फिर बराबर IA गुणा 0.2। इसके बाद में यहाँ पे तो बच गया 5, 220 में 215 गया तो मतलब 5 बराबर IA गुणा 0.2। अब इसके बाद में क्या करूं मैं कि जो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 5/0.2 बराबर IA। अब क्या करूं, इसको पॉइंट हटा दूं, ऊपर क्या कर दूं 0, तो ये लिख दिया मैंने 50/2 बराबर IA। 2 से 50 को काटा तो आ गया 25, तो अपना जो IA का मान जो आएगा वो कितना आएगा 25। तो अपना जो करंट है वो कितनी आई अपने पास 25, और किसमें, एम्पियर में, किसमें, एम्पियर में। आप देख सकते हैं IA बराबर 25 ये, तो ये अपना आंसर हो गया। थोड़ा ध्यान से देखो, V बराबर EB प्लस IA इंटू RA अपना सूत्र था, मैंने इसमें V का मान रख दिया, बैक ईएमएफ रख दिया, आर्मेचर धारा और आर्मेचर प्रतिरोध। फिर मैंने इन दोनों को इधर लेके आया, काटा तो 5 आया, IA गुणा 0.2। अब 5/0.2 बराबर IA
और पॉइंट को हटाया तो ऊपर 0 जोड़ दिया तो 50/2 तो 25, तो आइए का मान आ गया अपना 25 एम्पियर। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक डीसी मोटर का लोड और फ्लक्स फिक्स है और सप्लाई वोल्टेज को 5% बढ़ाते हैं जो आर्मेचर के बीच में है, मतलब आर्मेचर के बीच में है, तो मोटर की गति क्या होगी। तो देखो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक सूत्र बताया था, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वो सिर्फ सूत्र था अपना जो अपने विद्युत वाहक बल जो ज्ञात करने का सूत्र था, उसी सूत्र से हम इसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो उस सूत्र में अपना क्या था कि ईबी जो अपना है, ईबी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन के, मतलब जो बैक ईएमएफ है वो गति के समानुपाती होता है, और बैक ईएमएफ ही जो होता है वो भी समानुपाती होता है किसके, वोल्टेज के। तो कहने का मतलब अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो अपना बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा, और बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो अपनी जो गति है वो भी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, किसने कहा कि डीसी मोटर का लोड और फ्लक्स तो फिक्स है ही, और सप्लाई वोल्टेज को हमने 5% बढ़ा दिया, मतलब जो V है उसको हमने बढ़ा दिया कितना प्रतिशत, 5%। तो अपनी जो मोटर की गति N है वो भी बढ़ेगी कितनी, 5%। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा कितना, यहां लिख देता हूं, आंसर जो है वो लिखेगा कि गति 5% बढ़ेगी, गति क्या हो जाएगी, 5% बढ़ेगी। ठीक है। इसके बाद में अपना नंबर नेक्स्ट 5 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कह रहा है कि 3 पॉइंट स्टार्टर कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। देखो अपने पास जो मोटर को स्टार्ट करने वाला उपकरण जो होता है वो स्टार्टर होता है, और स्टार्टर अपने पास कई प्रकार का होता है, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, डीओल स्टार्टर, ये कई प्रकार के होते हैं। तो अपना जो 3 पॉइंट स्टार्टर है वो कहाँ काम में लेते हैं। देखो 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है वो आंसर लिख रहा हूं मैं कि शंट तथा कंपाउंड, शंट तथा कंपाउंड मोटर हेतु, जो अपनी शंट मोटर होती है, कंपाउंड मोटर होती है, उनको चालू करने के लिए, बंद करने के लिए कौन सा 3 पॉइंट स्टार्टर काम में लिया जाता है। और जो सीरीज मोटर होती है उसे चलाने के लिए जो काम में लेते हैं उसे बोलते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर। इसके बाद में अपना नंबर 6 का क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बोल रहा है वर्कशॉप में लगे मशीन को यांत्रिक शक्ति किसके द्वारा दी जाती है। मतलब अपने जो कार्यशाला में, लैबों में, वर्कशॉप में जो मशीन लगी होती है उसे यांत्रिक शक्ति किसके द्वारा दी जाती है। तो सबको पता है जो अपने शाफ्ट है, पुल्ली है, उनके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा ही प्रदान की जाती है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो लिख देंगे हम, शाफ्ट एंड पुल्ली द्वारा, मतलब जो शाफ्ट और पुल्ली जो होती है उसके द्वारा यांत्रिक शक्ति प्रदान की जाती है मशीनों को। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और इसी प्रकार देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु बाई जितेश जोगी। तो अपना जो 7 नंबर का क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण के लिए कौन सी मोटर प्रयुक्त की जाती है। तो देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, ध्यान से अगर आपको याद होगा, कि जहां पर हमें स्टार्टिंग टॉर्क अधिक चाहिए, मतलब जो प्रारंभिक बल आघूर्ण है वो अधिक चाहिए, तो कौन सी मोटर प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको, आंसर लिख देता हूं, सीरीज मोटर। कौन सी, सीरीज मोटर। ठीक है। और सीरीज मोटर चलाने के लिए अभी मैंने बताया था आपको 2 पॉइंट स्टार्टर। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन जो है अपना वो भी हो गया कि डीसी सीरीज मोटर के लिए कौन सा स्टार्टर प्रयोग लेते हैं, तो वो है सीरीज मोटर, सॉरी 2 पॉइंट स्टार्टर। अब इसके बाद है अपना नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, रेलवे ट्रेन के इंजन में काम आती है।
तो इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया, फिर से दोबारा क्वेश्चन आया है कि रेलवे की जो ट्रेन है उनके इंजन में कौन सी मोटर काम में ली जाती है। तो सीधी सी बात है, जहां उच्च प्रारंभिक बल हो या अधिक टॉर्क हो या अधिक लोड हो, उन सब के लिए कौन सी मोटर काम में ली जाती है, वो है डीसी सीरीज मोटर। कौन सी? डीसी सीरीज मोटर। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 का, वो ध्यान से सुनिएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपने देखा भी होगा, एमजी सेट, मोटर जनरेटर सेट। तो कह रहा है मोटर जनरेटर सेट का क्या लाभ है। तो मोटर जनरेटर जो सेट होता है उसका लाभ क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो मोटर जनरेटर जो सेट होता है उसमें वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। पहली बात तो ये हो गया। तो अब इसका जो आंसर जो आएगा, तो वो आंसर आएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं आंसर में कि डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से कंट्रोल कर सके। कहने का मतलब है मोटर जनरेटर का सेट का लाभ क्या है। तो मोटर जनरेटर सेट का लाभ है क्या कि डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से कंट्रोल कर सके। अब इसके बाद में अपना नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। तो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपातिक होता है। मतलब डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ होता है वो किस किस के अनुपातिक होता है। तो इससे पहले हमने एक सूत्र पढ़ा था, उस सूत्र के द्वारा हमने बताया भी था। तो जो अपना EB बराबर 5ZNP/60 गुणा A, उसके सूत्र के द्वारा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा फ्लक्स गति पोल। मतलब इन तीनों के अनुपातिक होता है क्या, अपना बैक ईएमएफ। तो ये हो गया अपना आज के जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने कंप्लीट कर दिए। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ।